हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में। ये आपका चैप्टर है जो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड थर्ड चैप्टर इकोनॉमी में, और इसका ये फोर्थ पार्ट है। तो मैं इससे पहले आपको कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा चुकी हूँ, ये सारा कुछ। और आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज टू एंड टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो बोरोइंग है यानी कि जो उधार लेते हैं, गवर्नमेंट जो उधार लेती है, सबसे पहले इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जितना आप खर्च कर रहे हैं और जो आप उधार ले रहे हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके खर्चे से, तब भी बैलेंस में रहता है जो फंड है। और जीएसटी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉलोड बाय इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। और जीएसटी जो इनकम का सोर्स है वो सबसे ज़्यादा हाई जीएसटी में ही है, और इसके बाद इनकम टैक्स आता है और कॉरपोरेशन टैक्स आता है। और जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो किस में जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो किस में जाता है, वो जाता है जो बोरोइंग्स उसने ली हुई हैं गवर्नमेंट ने एक्सटर्नली या इंटरनली, उन पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है उन पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है। तो हम समझेंगे, देखिए रुपीज़ कम्स फ्रॉम, रुपी सबसे पहले आता कहाँ से है, तो 34% रुपी आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, यानी कि जो आपने उधार लिया है या आपने कुछ लाइबिलिटी दी हुई है। और 17% आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस। और ये बाकी 17% आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। देखिए, आपको बेशक 34% पैसा यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये आपकी लाइबिलिटी है, ये पैसा आपको इस पे इंटरेस्ट और पैसा आपको बाद में वापस भी करना है। आ तो रहा है, अभी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा पैसा जो आपका फ़ायदेमंद है वो जीएसटी से आता है और अदर टैक्स से 17%, इनकम टैक्स से 15% है। और आपका ये है यूनियन एक्साइज, आपको कम दिख रहा होगा, तो यूनियन एक्साइज इससे 7% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6% है, कॉरपोरेशन टैक्स से भी 15% आता है। और ये है आपका कस्टम ड्यूटीज़, तो यहाँ से आपका 4% आता है। अब ये है रुपीज़ गोज़ टू, यानी कि पैसा जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट पर। आप इंटरेस्ट पे करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, आपका उससे ज़्यादा पैसा जाता है। और इसके बाद स्टेट्स शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को 18% जाता है, यानी कि जो आप स्टेट को पैसा देते हैं, 9% आपका फाइनेंस कमीशन को और दूसरे ट्रांसफ़र को जाता है। और ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को आपका 9% जाता है, यानी कि जो सेंटर अपना भाग देती है ना एक पोर्शन एक स्पॉन्सर स्कीम को, उसमें सब्सिडीज पर 7% है और दूसरे एक्सपेंडिचर पर 8% है और पेंशन्स पर 4% पैसा जाता है। तो ये है बजट में आपका किस तरीके से पैसे का एलोकेशन किया जाता है, यानी कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में, कि जो डेफिसिट यानी कि जो घाटा होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं डेफिसिट, यानी कि पैसे की कमी जो होती है, घाटा है, वो कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेफिसिट क्या होता है। तो जो एग्रीगेट गैप है, यानी कि जो टोटल गैप है बिटवीन गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड स्पेंडिंग इज नोन एज बजट बैलेंस। यानी कि बजट बैलेंस क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हुआ है, जो रिसीव हुआ है और जो स्पेंड कर रहा है, उसके बीच का गैप बजट बैलेंस कहलाता है आपका। जैसे गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये प्राप्त किए हैं और 1,000 वो खर्च कर रही है, तो इसको हम बजट बैलेंस कहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इसके रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन वो खर्च ज़्यादा कर रही है, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। इससे क्या क्रिएट होता है, डेफिसिट क्रिएट होता है, यानी कि घाटा क्रिएट होता है। इसके बाद है रिवेन्यू डेफिसिट, आरडी। तो देखिए, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा है और आपके पास पैसा कम आ रहा है। तो आरडी सिग्निफाइज रिवेन्यू डेफिसिट, क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है कि गवर्नमेंट की जो अपनी अर्निंग है ना वो इनसफिशियंट है कि वो अपनी नॉर्मली एक्सपेंडिचर या डिपार्टमेंट में जो फंक्शन करती है उसके लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उसके हिसाब से उसके पास जो अर्निंग है वो
कम है, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है और आप 1.5 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हैं मंथली, तो आप ये देखिए कि आपके पास फिर रिवेन्यू डेफिसिट होगा ना, आपके पास पैसा कम है। तो ये इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डिसेविंग हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास अगर पहले से कोई पैसा रखा हुआ है तो वो भी गवर्नमेंट का इन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए खर्च हो जाता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा है, तो आप 50,000 अपने पहले के कभी सेव किए हुए आप उनको खर्च करोगे, या फिर आप क्या करोगे, आप बोरो करोगे, किसी से उधार लोगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी इसी करती है और अपने एक्सपेंडिचर को मीट करती है। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करती है गवर्नमेंट इससे मीट करने के लिए। जैसे आप डिस इन्वेस्टमेंट होता है ना, अपनी कोई भी जो अपना सेक्टर है गवर्नमेंट का, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, चाहे कोल से रिलेटेड हो, गैस से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से इसके बाद है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। देखिए रिवेन्यू डेफिसिट ये भी है, यानी कि इसमें घाटा तो हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट में एक फ़ायदा ये है कि आपको उस घाटे के लिए ग्रांट्स मिल जाती हैं, यानी कि आपको कहीं से ऐसा पैसा मिल जाता है जो आपको लौटाने नहीं होता। सेम यही होता है ना कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज़ का खर्चा था, आपने 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं, लेकिन 50,000 आपको अपनी पेरेंट्स मतलब फादर या मदर से मिल जाते हैं, या इस तरीके से मिल जाते हैं कि आपको वो पैसा वापस करना ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये किस तरीके से ग्रांट आती है, जब आप कोई भी कैपिटल असेट को क्रिएट करते हैं, और ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था कब, FRBM एक्ट इन 2012 में एक अमेंडमेंट के थ्रू। ये जो एक्ट है ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स एज ग्रांट इनएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि कैपिटल असेट बनाई जाती है, यानी कि कुछ असेट्स इस तरीके से क्रिएट की जाती है कि वो बाद में हमें फ़ायदा करे, और स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड कराती है, और ऑटोनोमस बॉडी को, लोकल बॉडी को और अदर स्कीम्स में, और ताकि उनकी जो कैपिटल असेट्स है वो इंक्रीज़ हो। तो इस तरीके से पैसा उनका इंक्रीज़ होता है। इसके बाद देखिए ये है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। इसमें बोरोइंग्स भी इंक्लूड होती हैं। इसमें यही थोड़े थोड़े माइनर अंतर हैं। जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था कि ग्रांट्स मिल जाती हैं, लेकिन बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है, बजट डेफिसिट में बोरोइंग्स भी इंक्लूडेड हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीप्ट्स है, तब भी अगर आपने बोरिंग ली हुई है इसके बाद भी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था कि मीट कर लेते थे बोरोइंग लेके अपने एक्सपेंडिचर को, लेकिन बजट डेफिसिट में एक्सपेंडिचर है लेकिन बोरोइंग के बाद भी आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा है, आपके बजट से ज़्यादा है। इसको कहते हैं हम बजट डेफिसिट। जो आइडियली ये जीरो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास कर देती है, यानी कि कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करा देती है एक्सटर्नली या इंटरनली, खुद देती है मतलब पैसा। तो इससे क्या होता है कि इससे बजट डेफिसिट गवर्नमेंट का हो जाता है। इसके बाद देखिए फिर एक टर्म है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, यानी कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन वो वापस आपके पास नहीं आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि आपने रोड बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे तो खर्च किए, लेकिन उसमें आपके पास पैसा बाद में आ जाता है, यानी कि आपको असेट्स क्रिएट हो जाती हैं, लायबिलिटी नहीं होती। और टोटल रिसिप्ट्स मीन्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें बोरोइंग्स नहीं होती, बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, सारे ही रिसोर्सेज से, क्या टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट हैं जो गवर्नमेंट की, सभी रिसोर्सेज से ये टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। और जो फिस्कल डेफिसिट है कैन बी गुड डिपेंडिंग अपॉन टू रिक्वायरमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट अच्छा भी हो सकता है, लेकिन कैसे, इसके लिए उसको दो रिक्वायरमेंट से मीट करना होता है। इट शुड बी विद इन द मैक्सिमम लिमिट, फॉर एग्जाम्पल 3% ऑफ GDP। अगर आपका खर्चा, आपका फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ GDP है,
ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो ये गुड हो सकता है। अगर 3% से ऊपर आपका अगर फिजिकल डेफिसिट है तो ये अच्छा नहीं माना जाता इकोनॉमी के लिए। और कंपोजिशन ऑफ डेफिसिट शुड बी मेनली बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी बात, जो डेफिसिट अगर आप खर्चा कर रहे हैं या आपका जो घाटा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप रोड बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्डिंग है, तो इसमें क्या फ़ायदा है आपको? इसमें तो आपको बाद में पैसा मिलना है ना। तो इस तरीके से अगर आप खर्चा करते हो तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये दो तरीके से फिजिकल डेफिसिट अच्छा माना जाता है, अगर 3% हो या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हो। तो फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। तो हाई फिजिकल डेफिसिट के पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि किस तरीके से फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई फिजिकल डेफिसिट कुड लीड टू, और क्या मतलब आउटकम्स हैं, क्या हो जाता है अगर फिजिकल डेफिसिट आपका हाई हो जाता है। तो देखिए, हाई जो फिजिकल डेफिसिट है इससे हायर इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और हाई अगर फिजिकल डेफिसिट होता है, इससे हायर बोरोइंग गवर्नमेंट को चाहिए, उसको पैसा उधार में लेना पड़ता है, जिससे डेट क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। और ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बाय फ्यूचर जनरेशन, दस ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर पैसा ले रही है, मान लीजिए वो गवर्नमेंट हट जाती है, या नेक्स्ट आपका नेक्स्ट, अगर आप किसी युवाओं के लिए कोई पॉलिसीज चलाने वाले थे लेकिन आपके पास फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, तो उसे ही पे करने में सारा पैसा चला जाएगा। तो यानी कि जो बर्डन है डेफिसिट का वो फ्यूचर जनरेशन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेकार आपका कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और हाई डेफिसिट कैन लीड टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये हायर फिजिकल डेफिसिट की वजह से है। इसके बाद देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट आप जानते हैं, फिजिकल डेफिसिट मीन्स आपका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हाउ मच करंट बजट एक्सपेंडिचर इज इन एक्सेस ऑफ करंट ईयर बजट रिसिप्ट्स, यानी कि जो आपने करंट ईयर का बजट का खर्चा बनाया है, तो आपका जो करंट ईयर का बजट बना है ये उससे कितना ज़्यादा है। यानी कि आपका बजट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपने जो बजट बनाया वो कम था, तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रिसोर्ट टू बोरोइंग ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट, कि अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो गवर्नमेंट बोरोइंग पर इंटरेस्ट पेमेंट की करे, उसको कहते हैं हम जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग, लेकिन ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियो में। अभी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए ट्रेंड देखिए डेफिसिट का, सबसे ज़्यादा रहता है फिजिकल डेफिसिट, और उसके बाद रहता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट, और फिर इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो 2021 टू 22 में देखिए आपका जो डेफिसिट है वो 3.3, 4.4 रिवेन्यू था और 6.7 फिजिकल डेफिसिट था। और 2023 से 24 में 5.9 आपका फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि आपका फिजिकल डेफिसिट घटा है। तो ये है फिजिकल डेफिसिट के बारे में और टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।